इस कक्षा में हम ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के जो तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो काल है, जो प्लांटगेनेट और लंकास्टियन जो काल है, वो एक प्रकार से दो एंग्लो सैक्सन काल और नॉर्मन एंजीवन काल के बाद का काल है। नॉर्मन एंजीवन काल में हमने पढ़ा कि किस तरह से एडवर्ड प्रथम ने संसद की स्थापना की है और संसद आदर्श संसद बनाई है। एक किस तरह से क्यूरिया रेजिस से कैबिनेट का निर्माण हुआ है, मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है, किस तरह से संवैधानिक विकास बढ़ता जा रहा है। ये जो तीसरा काल है प्लांटगेनेट और लंकास्टियन का काल, इसकी क्या संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो हम पढ़ेंगे। प्लांटगेनेट जो काल है इसमें एडवर्ड जो द्वितीय हैं, एडवर्ड द्वितीय राजगद्दी पे बैठे हैं, एडवर्ड सेकंड जो गद्दी पे बैठे हैं वो एक प्रकार से निरंकुश राजा के रूप में अपनी शक्ति को एकत्रित करना चाहते हैं, लेकिन क्यूरिया रेजिस और कैबिनेट जो है वो संसद की सर्वोच्चता को, संसद की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखना चाहती है। और संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए एडवर्ड सेकंड और क्यूरिया रेजिस, या जिसे हम पहले विजन जो मोड कहते थे, उसके मध्य में आपस में विवाद होता है और टकराव होता है। और उस टकराव का कारण क्या होता है कि इस टकराव के अंतर्गत संसद है वो सर्वोच्च होती है, अर्थात क्यूरिया रेजिस या जो बुद्धिमानों की कमेटी जो है उसकी सर्वोच्चता स्थापित होती है और नीति निर्धारण में वो विजयी होते हैं। एडवर्ड प्रथम को गद्दी से हटाया जाता है और एडवर्ड प्रथम के बाद के जो काल है वो एक प्रकार से कहें कि प्लांटगेनेट काल में संसद और राजा के मध्य विवाद रहा, जिसमें क्या साबित हुआ, इसमें संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई कि किसी भी कार्य को करने के लिए संसद है वो सर्वोच्च है। तो प्लांटगेनेट काल का तो ये रहा। अब इसके बाद जो दूसरा इसी में जो काल आता है वो लंकास्टियन का काल है। लंकास्टियन के काल में क्या अंतर है, जो इसमें राजा बनता है हेनरी के राजा बनने पे उसके द्वारा किस तरह से संसद की सर्वोच्चता को मान लिया जाता है, साथ ही साथ लंकास्टियन काल की मुख्य जो विशेषताएं रही हैं वो ये हैं कि इसके द्वारा मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण स्थान मिला। और मंत्रिमंडल में भी हम कहें कि लोक सदन, नीचे वाला जो सदन, जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जिसमें आते हैं, उस लोक सदन को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई। इन शक्तियों में से क्या थे, राजा, जैसे तीन शक्तियां एक प्रकार से मिली इसमें। पहली शक्ति यह है कि राजा किसी भी कर को लगाने से पहले लोक सदन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, इससे एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। लोक सदन यदि किसी टैक्सेस से संबंधित है तो राजा को लोक सदन से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। साथ ही कोई नया ऋण लेना हो, नए ऋण से संबंधित हो, कर से संबंधित हो, उसकी स्वीकृति राजा को लेनी होगी, एक बात। दूसरी, इस काल में मंत्रिमंडल जो प्रिवी काउंसिल जो है अब तक चला आ रहा था, वो मंत्रियों के मंत्रिमंडल जो है उसी को एक स्थायी रूप से प्रिवी काउंसिल का नाम देके मंत्रिमंडल का रूप दिया गया। दो बात। तीसरी जो बात है इस काल के लंकास्टियन काल की संवैधानिक विकास में तीसरी मुख्य बात है वो है वित्त विधेयक। अर्थात वित्त विधेयक है वो संसद में रखा जाएगा और लोक सदन, निम्न सदन के द्वारा वित्त विधेयक को रखा जाएगा और वो पारित होगा। तो वित्त विधेयक जो पहले किसके पास होता था, राजा के पास होता था। दूसरे शब्दों में धन को खर्च करने का अधिकार जो वित्त विधेयक के रूप में हम कहते हैं वो राजा के पास था, और वो वित्त विधेयक अब किसके पास आ गया, संसद के पास, लोक सदन के पास। वो वित्त विधेयक रखेगी और उसको संसद में पास करना होगा। तो लंकास्टियन या प्लांटगेनेट काल का ये मुख्य बात है। तीसरा जो काल है इसमें संसद की सर्वोच्चता बनी रही। तो ऐसी स्थिति में जो टकराव हुआ वो एक प्रकार से आपस में किसमें हुआ, एक राजा और संसद के मध्य। इस टकराव के कारण ही इसमें कुछ बहुत सारे युद्ध हुए, एक सिविल वॉर हुआ, एक सीरीज हुई जिसे कहते हैं वार ऑफ रोजेज। वार ऑफ रोजेज, वार ऑफ रोजेज में क्या है, युद्धों की एक सीरीज है। क्या सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ, राजपद में दो भाग, दो रूप हो गए। एक रूप हो गए संसद का जो पालन करने वाले या संसद के पक्ष में या कमेटी की ओर थे, दूसरे हैं जो राजा की तरफ थे। दो हो गए। एक तरफ तो क्या हो गया, हाउस ऑफ लंकास्टियन,
और एक तरफ हो गया हाउस ऑफ यॉर्क। ये जो थे ये राजा के समर्थित थे और ये लंकास्टियन थे, ये संसद के समर्थित थे। तो एक प्रकार से संसद सर्वोच्च या राजा सर्वोच्च, इन दोनों के मध्य जो वार हुआ, जो युद्ध हुआ, उसे कहते हैं वार ऑफ रोजेज। वार ऑफ रोजेज एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि एक सिविल वार की एक सीरीज है। बार बार ये टकराव होता रहा, फिर शांति हो जाती, फिर एक टकराव होता, फिर शांति हो जाती। तो एक प्रकार से युद्धों की सीरीज है जो इस काल में होती है। लंकास्टियन और प्लैंगडेन काल जो है, प्लांटगेटन काल जो है, इसमें ये युद्धों की एक सीरीज चलती है और इसमें इसे वॉर ऑफ रोजेज कहा जाता है। वॉर ऑफ रोजेज है वो कोई संसदीय नियम नहीं है, बल्कि वहां के टीवी रेडियो के द्वारा चलाए गए युद्धों की एक सीरीज को वार ऑफ रोजेज के नाम से जाना जाता है। अर्थात वार ऑफ रोजेज क्या है? एक प्रकार से राजपद और संसद के मध्य सर्वोच्च कौन, राजपद बड़ा या संसद सर्वोच्च, इसके इसी काल में यह संसद की सर्वोच्चता वार ऑफ रोजेज से होती है। अगला जो काल है वो है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल, देखिए ट्यूडर काल में क्या होता है, वापस पुनः से एक जो संसद की सर्वोच्चता बनी थी, जो संसद की सर्वोच्चता बनी थी इस वाले काल में, वो आके वापस किस में स्थापित हो जाती है? निरंकुश राजतंत्र में। निरंकुश जो राजा जो है, निरंकुश राजतंत्र की जो स्थापना होती है, वो क्या कारण है कि संसद के बजाय निरंकुश जो आई राजा के पास शक्ति, वो ये थी कि ट्यूडर वंश के जितने भी राजा थे उन्होंने अपने जो बैरन्स थे, जो ब्रिटेन में 15 बैरन्स थे, उन बैरन्सों के माध्यम से विपुल धनराशि इकट्ठी की और अपनी धन की ताकत से, धन की ताकत के कारण इन्होंने शासन प्रशासन में धन के माध्यम से चलाया और उसके कारण राजा की जो शक्ति है वो निरंकुश हो गई, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। तो एक प्रकार से हम क्या कहें, ट्यूडर काल में संवैधानिक विकास का विशेष कार्य नहीं हुआ, बल्कि ट्यूडर काल में राजा के द्वारा विपुल धनराशि, बहुत सारी अकूत धनराशि इकट्ठी की गई, उसके माध्यम से, धनराशि के माध्यम से शासन प्रशासन चलाया गया तथा जनता के हितों की रक्षा न करके एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। लेकिन इसमें एक बात अवश्य हुई, वो क्या? कैथोलिक जो चर्च की सत्ता थी, चर्च की सत्ता को भी ट्यूडर काल में राजाओं के द्वारा मानने से इनकार कर दिया। इसका क्या अर्थ हुआ कि राजा बड़ा या धर्म, राजा बड़ा या पोप, जो आपस का जो युद्ध था, दो तलवारों का जो सिद्धांत है, उसमें यह किया जाएगा कि शासन प्रशासन किसी राजा के द्वारा चलाया जाए या धर्माधिकारी, धर्म की सत्ता के द्वारा। तो ब्रिटेन में धर्म को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त था और दैवीय शक्ति की बातें की जाती हैं, वो हम आगे वाले स्टुअर्ट काल में पढ़ेंगे कि राजा को एक प्रकार से धर्म से कमजोर माना जाता था और धर्म को उच्च स्थान था। पोप है वो सर्वोच्च सत्ताधीश माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में कैथोलिक जो पोप था, कैथोलिक चर्च जो थे, उनकी सत्ता को डिनाई कर दिया गया। किसके द्वारा? ट्यूडर वंश के राजाओं के द्वारा कैथोलिक चर्च की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, इन्होंने निरंकुश रूप से राज सिंहासन चलाया, शासन सत्ता को चलाया, लेकिन उसका आधार युद्ध नहीं था, बल्कि क्या थी? विपुल धनराशि थी, अकूत धनराशि थी, जो बैरन्स थे उनसे प्राप्त की हुई थी, इकट्ठी की हुई थी। तो एक प्रकार से धन बल के आधार पे शासन प्रशासन संचालित करना ट्यूडर काल की विशेषता रही। संवैधानिक विकास में ट्यूडर काल का इतना ही योगदान रहा है कि इन्होंने शासन प्रशासन है वो धन के माध्यम से चलाया। संवैधानिक विकास का कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, बल्कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें एक कैथोलिक चर्च की जो बात है, कैथोलिक चर्च की जो सत्ता है, उसको डिनाई किया गया कि धर्म के आधार पे सत्ता है वो राजा के पास रहेगी, न कि पोप के पास। ठीक है, तो ये ट्यूडर काल था। अगला जो काल है वो स्टुअर्ट काल है। इसमें लोकतंत्र की आधारशिला रखी जाती है और ये महत्वपूर्ण है। स्टुअर्ट काल में क्या होता है? इसमें वर्तमान जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है स्टुअर्ट काल में, और इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से ये एक प्रकार से अधिनियम आता है, कैसे राजा संसद की स्थापना होती है, ये सारा का सारा इसी में होता है। देखिए,
सत्ता के मध्य विवाद का विषय क्या है? राजा कहता है कि मुझे देवीय शक्ति प्राप्त है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राजा बनना ही, राजा अपने आप को किसकी संतान मानता है? ईश्वर की संतान मानता है कि मैं तो ईश्वर की संतान हूं और मुझे प्राप्त होने वाले अधिकार किसने दिए? ईश्वर ने दिए। तो राजा कौन हो गया? एक देवीय शक्ति प्राप्त हो गया। इधर जनता कहती है कि राजा कोई ईश्वर की संतान नहीं है, किसी धर्माधीश की संस्था नहीं है, राजा एक आम जनता के कल्याण के कार्य करने वाली राजमुकुट या संसद के परामर्श पे काम करने वाला व्यक्ति है। अब विवाद क्या होता है? राजा कहता है ईश्वर की संतान हूं और जनता कहती है या संसद कहती है कि कानून के माध्यम से शासन प्रशासन किया जाए। तो यह कौन सा हुआ? वैधानिक तरीका। ये क्या है? ईश्वर की सत्ता के आधार पे निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। निरंकुश राजतंत्र, आधार क्या है निरंकुश राजतंत्र का? देवीय सत्ता, कि हमें सर्वसत्तावादी हूं, अर्थात भगवान जी ने, ईश्वर ने मेरे को राजा बनाया और राजा जनता का शोषण नहीं करता, अर्थात राजा कोई गलती नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश, प्रत्येक कार्य ही कानून है। ऐसा करने पे राजा निरंकुश शक्ति प्राप्त कर लेता है। संसद का कहना है कि वैधानिक कानून के आधार पे शासन सत्ता को संभालना चाहिए और उसी के माध्यम से शासन चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में दैवीय मामले और इसके मध्य विवाद हो गया। और इधर जो था राजा था वो चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम के कार्यों से जनता नाखुश थी, संसद नाखुश थी। ऐसी स्थिति में संसद के रूप में क्रॉमवेल ने इसका नेतृत्व संभाला। तो क्रॉमवेल और चार्ल्स प्रथम के मध्य एक प्रकार से युद्ध की स्थिति बन गई, गृह युद्ध चलने लग गया। क्रॉमवेल का कहना था शासन की सत्ता है वो संसद के माध्यम से या वैधानिक तरीके से चलाया जाए शासन प्रशासन, जबकि चार्ल्स प्रथम का कहना था कि राजा ही वो दैवीय शक्ति प्राप्त व्यक्ति है जिसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य सही हैं, वो गलत हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य विवाद हुआ और गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध का कारण ही धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा जो चार्ल्स प्रथम है इसको गद्दी से हटा दिया गया और 1688 में जो था वो इसी क्रॉमवेल, चार्ल्स प्रथम को गद्दी से हटाने के बाद क्रॉमवेल राजा बने। क्रॉमवेल भी कुछ समय तक निर्दय था तथा राजा की शक्तियों को अपने पास रख के निरंकुशता बनने की स्थिति में थे, लेकिन धीरे धीरे चल के 1688 में राजा विलियम्स को गद्दी से उतार दिया गया और उसकी जगह किसकी प्रमुखता हुई? संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। और इस 1688 की इस क्रांति को कहते हैं रक्तहीन क्रांति, अर्थात ग्लोरियस क्रांति, जो ब्रिटेन के इतिहास में गिनी जाती है गौरवपूर्ण क्रांति, वो 1688 की है। इसको गौरवपूर्ण क्यों कहा जाता है? कि एक राजा की जगह पे दूसरा राजा या संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती, वो भी कैसे? बिना रक्त, अर्थात बिना किसी युद्ध, बिना किसी खून खराबे के। इसलिए इसे ब्रिटेन की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ब्रिटेन की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है और इसी के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। और ये कहें कि हम संसद की सर्वोच्चता या लोकतंत्र की स्थापना का काल है। यहाँ लोकतंत्र का स्थापना, लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। अब शासन व्यवस्था की स्थापना होगी तो क्या क्या विशेषताएं होगी? पिटीशन ऑफ राइट, पहला है पिटीशन ऑफ राइट, अधिकार याचना पत्र। अधिकार याचना पत्र, इस काल में, स्टुअर्ट काल में अधिकार याचना पत्र रखा गया, अर्थात इसके द्वारा संसद के द्वारा लगाए गए कर, राजा के द्वारा किसी तरह का कर नहीं लगाया जाएगा, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी तरह का ऋण नहीं लिया जाएगा, राजा को इतना अधिकार नहीं है कि वो जनता के अधिकारों को शोषण कर सके, संसद या लोक सदन के माध्यम से उसको कानून के रूप में अमली जामा पहनाया जाएगा। तो एक प्रकार से अधिकारों का बिल, याचना पत्र है, पिटीशन ऑफ राइट्स जो है वो पास हुई, इसी काल में हुई। अधिकार पत्र पास हुए। 1679 का हैबियस कॉर्पस,
हैबियस कॉर्पस अर्थात बिना किसी कारण से किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, बिना किसी कारण से किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा। इस तरह 1679 में हैबियस कॉर्पस की जो है वो पास हुआ। इसके अलावा यहाँ पे अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स, जो तीसरी जो बात है वो बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का पत्र बिल ऑफ राइट्स पास हुआ। अर्थात इस शासन काल में एक प्रकार से हम ये कहें कि बहुमत दल का मंत्रिमंडल का निर्माण करने का एक बड़ी बात जो है, इसमें एक विशेषता और है, वो है इसमें उत्तराधिकारी का नियम। स्टुअर्ट काल में उत्तराधिकार के नियम के कारण ही द्विदलीय प्रणाली का उदय हुआ। उत्तराधिकारी का नियम क्या है? उत्तराधिकार का नियम, उत्तराधिकार का नियम यह है कि यदि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही राजा बनेगा वंशानुगत रूप से, लेकिन राजा के संतान नहीं होने की स्थिति में किसे राजा बनाया जाए, इस बिंदु को लेके विवाद का विषय बना कि यदि राजा के संतान नहीं है ऐसी स्थिति में किसे राजा बनाया जाए। अर्थात चार्ल्स द्वितीय जो था, चार्ल्स सेकंड जो था, द्वितीय जो था, उसके कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में राजा किसे बनाया जाए, इस संबंध को लेके दो रूपों में बट गया। संसद का दो रूप हो गए। एक तो कहते हैं कि उन्हीं के किसी वंशानुगत में से उनके भाई को, उनका जो भाई जो था चार्ल्स द्वितीय का, जो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मानते हैं, उसको बनाया जाए। तो उसको जो चार्ल्स द्वितीय का भाई जेम्स द्वितीय जो था, जेम्स द्वितीय के पक्ष में जेम्स द्वितीय था। जेम्स द्वितीय को संसद के जो लोग थे वो राजपद नहीं देना चाहते थे। जेम्स द्वितीय को संसद के जो दूसरी तरफ संसद के जो लोग हैं वो है, जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म से थे, कैथोलिक थे। तो कैथोलिक जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन पे नहीं बिठाना चाहते थे। उनका मानना था जेम्स द्वितीय है वो निरंकुश राजा हो जाएंगे, आतताई हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार संतान से संबंधित विवाद को लेकर दो भागों में बट गया। और एक भाग थे वो तो थे कि परंपरावादी रूप थे, उन्होंने कहा कि परंपरा के रूप में जो चला आ रहा उसी को मानना चाहिए। दूसरे लोग थे वो परिवर्तन चाहते थे। ऐसी स्थिति में संसद के लोगों ने उसको पारित किया और उन्होंने अपने नियम के आधार पर उत्तराधिकारी का जो नियम बनाया उसके अनुसार उन्होंने राजनीतिक दलों के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कहा कि जेम्स द्वितीय है वो गद्दी पे नहीं बैठ सकते। तो इसी का कारण है कि वीग और टोरी जो हमने पहले पढ़ा है वो भी ये अनुदार और उदार का ही रूप है। ये उदार परंपरावादी लोग हुए, ये अनुदार वाले हो गए। तो इन दोनों में वापस संसद में इस तरह का विचार प्रादुर्भाव हुआ। तो उत्तराधिकार के संबंध में जो द्विदलीय प्रणाली का आरंभ हुआ उसका संयोगवश हम कहें कि उत्तराधिकारी के नियम को लेके और जो ब्रिटेन में है वो द्विदलीय पद्धति, दो दलों का रूप प्रादुर्भाव हुआ। विचारों में भिन्नता आने से दो दल हुए और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया गया, जब इस तरह का कार्य हुआ तो जब ब्रिटेन में फ्रांस का युद्ध चल रहा था, ऐसी स्थिति में राजा को निर्णय देने के लिए या सहायता देने के लिए जो राजनीतिक दल था उसका बहुमत चाहिए था, जिसे जुंटा मंत्रिमंडल बोलते हैं। जुंटा, तो जुंटा मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, अर्थात राजा को बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल का संसद में बहुमत है उससे पारित करना है उस बिल को। ऐसी स्थिति में उस मंत्रिमंडल का सहयोग मिलना आवश्यक है। तो संयोगवश ही एक नियम हो गया कि संसद में बहुमत दल के माध्यम से ही किसी भी कानून को पास किया जा सकता है। अर्थात बिना बहुमत के संसद में किसी भी तरह का कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। तो बहुमत की जो बात आती है, जो राजा के बहुमत की, राजा या संसद में से कौन सर्वोच्च होगा, ऐसी स्थिति में निर्णय बहुमत का होगा और ये बहुमत के बात की जाती है। और जो लास्ट जो काल है इसका वो है हैनोवर काल। जो इसका अंतिम जो काल है वो है हैनोवर। इसमें वर्तमान लोकतंत्र की स्थापना होती है। हैनोवर काल में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना होती है, राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन हो जाता है और जो वर्तमान में संसदीय व्यवस्था की जननी के रूप में हम ब्रिटेन को देखते हैं, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, बहुमत के सिद्धांत का पालन, राजा की जगह संसद की सर्वोच्चता होगी और वित्त विधेयक, धन विधेयक हैं वो सदन में रखे जाएंगे, लोक सदन के द्वारा पास किए जाएंगे, स्थानीय स्वशासन की स्थापना होगी, लॉर्ड सभा की तुलना में लोक सदन जो है, नीचे वाले सदन है, उसके महत्व को बनाए रखा जाएगा। तो संसद की जो वर्तमान जो पद्धति है वो एक प्रकार से सिद्धांत जो हैं वो हैनोवर काल में स्थापित किए गए, अर्थात संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और ब्रिटेन
ब्रिटेन का धीरे धीरे विकास का जो क्रम है, ये एक वर्तमान विकास या यूं कहें कि वर्तमान समय का जो शासन काल है, वर्तमान के समय की जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार स्थापित होता है। तो ब्रिटेन के संविधान को हम कहें, उनके अस्तित्व की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि ब्रिटेन के संविधान का कोई अस्तित्व है या नहीं है, यह संयोग या विवेक का शिशु है, या ब्रिटेन का संविधान धीरे धीरे विकास का परिणाम है। इसकी भांति भांति के बिंदु इसमें से इरेज होते हैं, उनको हम एक एक करके अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। इस कक्षा में हमने देखा कि ब्रिटेन का संवैधानिक विकास है वो कैसे एंग्लो सेक्शन के बाद में नॉर्मन एंजीवन काल, लंकास्टियन या प्लेगनेंट काल, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल, हैनोवर काल, धीरे धीरे ये संवैधानिक विकास जो है वो विवेक और संयोग, लिटन स्ट्रेची कहते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है संयोग और विवेक का शिशु है। अर्थात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो संयोगवश हुई, उत्तराधिकारी के नियम के कारण नहीं होने से कि राज सिंहासन पे कौन बैठेगा, दो दलों में विभक्त हो गया, व्हिग और टोरी बने। इस तरह से बहुमत दल का व्यक्ति, जब यूरोप में युद्ध की स्थिति होती है और राजा को नियम पारित करना होता है, तो उन्होंने कहा किसका, जिस भी राजनीतिक दल का बहुमत होगा उससे पारित होगा। उन्होंने उस राजनीतिक दल के बहुमत की बात की जिसे झुंटा मंत्रिमंडल कहा जाता है। अर्थात बहुमत दल के, राजनीतिक दल का, जिस भी दल का संसद में बहुमत होगा वही किसी विधेयक को पारित करने पे कानून का निर्माण होगा। अर्थात दूसरे देशों से संधि समझौता करने या दूसरे देशों से युद्ध करने, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में मंत्रिमंडल के बहुमत की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जुंटा मंत्रिमंडल एक संयोगवश यूरोपीय युद्धों की स्थिति में आया। तो ये सारे के सारे ब्रिटेन का जो संविधान है उसे लिटन स्ट्रेची के इस तथ्य को हम मान सकते हैं कि ब्रिटेन का अस्तित्व है, ब्रिटेन के संविधान का विकास संयोग और विवेक का शिशु है। संयोग भी हुआ है, कुछ विवेक अर्थात बुद्धिमत्ता से माना गया, तैयार किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन है। न तो राजपद को महत्व दिया गया, राजपद को भी ट्रेडिशनल रूप से बनाए रखा गया, लोकतंत्र को भी शामिल किया गया, कुलीन तंत्र को भी शामिल किया गया। तो हमने पढ़ा कि एक प्रकार से राजनीतिक रूप से राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों के मिश्रण से बना एक संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित की जो संयोगवश तैयार हुआ है। थैंक यू।